सर। Yes, good morning to all. गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड Yes, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। good morning बेटा, good morning. मॉर्निंग सर। Good morning to all. बोलो बेटा किसको डाउट है? गुड मॉर्निंग सर। सर, हाँ बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, हाँ इसमें आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था सर लास्ट में। क्या फॉर्मूला बोलो? सर ये डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू, ये वाला सर दोबारा बता दो एक बार। देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर ये था अपना कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके कहा था हमने? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उसके मोल फ्रैक्शन के। यस सर। तो यहाँ से पी एस बराबर क्या पुट कर दिया हमने? पी एस इक्वल्स टू पी ए नोट इंटू एक्स ए, यस सर। और एक्स ए को पुट कर दिया यहाँ से हमने पी ए नोट इंटू वन माइनस एक्स बी, एक्स बी। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की टर्म्स में। यस सर। तो यहाँ से पी एस इक्वल्स टू पी ए नोट माइनस पी ए नोट इंटू एक्स बी। तो एक्स बी निकालना है अपने को, तो एक्स बी बराबर आ गया पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट। यस सर। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब एक्स बी को हमने, एक्स बी होता है मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। यस सर। तो इसकी टर्म्स में भी पुट कर सकते हैं हम इसको। और एक मैंने वो एक्सचेंज करके बोला था बेटा, ऐसे लिखा था देखो उसको, एन बी अपॉन, सर ये तो आ गया। ये नहीं आया एन बी अपॉन एन ए। यस सर। लेकिन इसको हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये था ना। यस सर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको बराबर तुम पुट कर दो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लो दोनों का। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एन बी अपॉन एन ए। एन बी प्लस एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी एस, राइट। यस सर। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन ए अपॉन एन बी, एन बी से एन बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन प्लस वन बराबर पी ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी एस। अब इस वन को उधर ले जाओ, तो वन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन बी बराबर पी ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी एस माइनस वन। अब वन में से इसको पी ए नोट माइनस पी एस एलसीएम ले लो, और माइनस वन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर उधर ले जाके, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पी ए नोट, और ये माइनस पी एस, प्लस माइनस पी एस को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पी एस। तो ये बराबर आ गया एन ए अपॉन एन बी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इससे? इसको उल्टा कर दो फिर, एन बी अपॉन एन ए इक्वल्स टू, ये पी ए नोट से पी ए नोट कैंसिल हो गया, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस। आगे बैठे समझ में? यस सर। ये ऐसे उसका रेसिप्रोकल करके किया है, बहुत आसान है। उसको ये न्यूमेरिकल में थोड़ी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए किया जाता है ऐसे, ठीक है ना। यस सर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is calculated by लेंस बर्जर मेथड। समझ गए बेटा? अब उसके बाद थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है अपने पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ। ज्यादा। ज़्यादा नहीं होगा बेटा, कम हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन डिक्रीजेस। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे हम? सर द पॉइंट एट विच लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज इन इक्विलिब्रियम। हाँ, तो मतलब ये कह सकते हैं कि वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, जहाँ पे लिक्विड वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड का दोनों का बराबर हो जाए। यस सर। नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट इज द पॉइंट वेयर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। समझ गए? तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा बेटा, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज डिक्रीजेस। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। देखो इसको ग्राफिकली हम प्लॉट करें तो ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर, तो देखो यहाँ पे मान लो ये लिक्विड सॉल्वेंट, ये हम नीचे की तरफ यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना, तो ये लिक्विड सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब मान लो इस पॉइंट के ऊपर सॉल्वेंट फ्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो सॉल्वेंट फ्रीज होना स्टार्ट हो गया तो ये क्या आ गया, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसको मान लेंगे हम टी नोट। टी नोट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब ये यहाँ पे और फर्दर डिक्रीज हो गया, ये वो लिक्विड सॉल्वेंट के लिए था और ये है सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। इस पॉइंट के बाद सॉल्वेंट सॉलिड हो जाएगा। अब हमने इसमें मान लो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। दिस इज फॉर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के लिए होगा। तो सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, गेट्स लोवर्ड। तो इसको मान लो T1। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, T नोट माइनस T1, और इसको हम बोलेंगे डेल्टा TF। डेल्टा TF जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। डेल्टा TF इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। अब देखो इसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर बोला है। तो इस पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन फ्रीज होना स्टार्ट होगा, तो ये जो टेम्परेचर है ये कम हो गया ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया ना। अब एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, as depression in freezing point is a colligative property, as depression in freezing point is a colligative property। तो ये colligative property है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो डेल्टा TF is directly proportional to the molality of solution। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो डेल्टा TF बराबर क्या बोल देंगे हम, KF इंटू मोलैलिटी। तो जैसे कल KB को हमने डिफाइन किया था
के बी था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पे के एफ को क्या बोल देंगे हम, के एफ इज द मोलल Kf is the molar depression constant. Kf is the molar depression constant, or this is also known as cryoscopic constant, molar depression constant और cryoscopic constant. ठीक है, अब इसको अपने को डिफाइन करना है तो क्या कह सकते हैं हम कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। बोल सकते हैं नहीं बेटा ऐसे, बोलो। यस सर। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट देखो के एफ इज इक्वल टू द depression in freezing point when molality of solution is taken as unity. Molar depression constant is equal to the molar depression constant is equal to the depression in freezing point when molality of solution is taken as unity. Molar depression constant is equal to the depression in freezing point when molality of solution is taken as unity. दोनों बराबर हो जाएंगे या नहीं? बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देखो उसी के जैसे एक्सप्रेशन, अब इसको अपन मॉडिफाई करें थोड़ा सा। देखो बेटा के एफ जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोला है हमने इसको, के एफ की वैल्यू थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे हम कैसे, आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पुट किया था। आज इसमें क्या पुट करेंगे, फ्रीज हो रहा है सॉल्यूशन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसको पुट कर सकते हैं हम एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इससे कैलकुलेट करेंगे हम के एफ की वैल्यू थ्योरेटिकली। आर इसमें क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या लेंगे 8.314। वो जू डिपेंड करेगा बेटा कि जूल में ले रहे हो कैलोरी में ले रहे हो, ठीक है ना। एम क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के लिए निकलेगी ये के एफ की वैल्यू, टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा एच फ्यूजन इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होगा बेटा, जैसे वेपराइजेशन क्या था कि 1 मोल, वेपराइजेशन क्या था 1 मोल, बताओ 1 मोल लिक्विड को 1 मोल किस में बदल दें, वेपर्स में, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये एंथैल्पी ऑफ सॉरी वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा,
Sir, it is the amount of is required to 1 mole of sir at liquid in gas at standard temperature. शाबाश. It is the amount of heat required to change it is the amount of heat required to change 1 mole of liquid into 1 mole of liquid into solid state, right? उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर की जाएगी तो उसको बोल देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. और LF क्या हो गया यहाँ पे? दिस LF इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. And this depression in freezing point is calculated by Beckmann method. ये MCQ क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं बेटा. किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे? Depression in freezing point is calculated by बैकमान मेथड. उसको बैकमान मेथड से डिटेक्ट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. किससे डिटेक्ट करेंगे? Beckmann method. बैकमान मेथड से. ठीक है. अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. हम डेल्टा TB को ये पुट कर डेल्टा TF को सॉरी ये पुट कर सकते हैं हम. KF इंटू मोलैलिटी पुट किया था तो मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है नहीं कर रही? हेंस वी कैन से दैट दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? बोलो बेटा. Yes, sir. अब देखो इसकी कुछ एप्लीकेशंस. ऐसे सुना है सर्दियों में जो जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी जो हिली एरियाज होते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है वहाँ से आइस को रिमूव करते हैं वो. Yes, sir. कैसे रिमूव करते हैं? रोड के ऊपर से. देखो वो क्या करते हैं कि यूज टू रिमूव स्नो फ्रॉम रोड्स. रोड के ऊपर से स्नो रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं. तो क्या करते हैं इसके अंदर वो सोल्ट मिक्सचर यूज करते हैं. सोल्ट जैसे NaCl है तो NaCl डालेंगे अगर उसमें बर्फ में तो NaCl जो है वो उसको -21 डिग्री सेल्सियस लोअर कर देगा उसके फ्रीजिंग पॉइंट को. और अगर कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं तो वो -55 डिग्री सेल्सियस तक लोअर कर देता है. तो इस टेम्परेचर के ऊपर जमेगी. मतलब जब तक इतना टेम्परेचर रहेगा लोअर तब तक तो पानी रहेगा. उसके बाद फ्रीज होना स्टार्ट होगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लोअर हो गया ना फ्रीजिंग पॉइंट. बोलो बेटा. Yes, sir. दिस इज यूज टू रिमूव स्नो फ्रॉम रोड्स. मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स लोअर्ड. कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट उसके अंदर. तो क्यों कम हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट? अरे बोलो. ये ऐड करने से. हाँ ये ऐड करने से. तुमने वो जो सर्दियों के अंदर पूरी बर्फ की सिल्ली नहीं देखी है तो उसको Yes, टेस्ट sir. किया हो तो हल्का हल्का खारापन होता है ना उसमें. यस सर. क्योंकि वो लो टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल फ्रीज्ड है. तो इसलिए ये क्या करेंगे मतलब नमक और कैल्शियम क्लोराइड ऐसे कोई भी सोल्ट ऐड कर देंगे तो वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देंगे. इस टेम्परेचर पे फ्रीज होगी. अब मान लो कि हिली एरियाज का टेम्परेचर हुआ -10 डिग्री सेल्सियस. तो -10 डिग्री सेल्सियस अगर रोड के ऊपर नमक पड़ा हुआ है वहाँ पे तो -10 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमेगी? नो सर. क्यों नहीं जमेगी? क्योंकि इसने नमक ने क्या कर दिया, सोल्ट्स ने क्या कर दिया, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर दिया, डिक्रीज. डिक्रीज कर दिया. समझ गए बात? यस सर.
फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स लोअर्ड। एक तुमने ट्रैक्टर में बसों में आगे देखा होगा कि ड्राइवर जो है वो उसके अंदर पानी सा भरते हैं रेडिएटर के अंदर, भरते नहीं भरते? यस सर। वो होता है यूज्ड इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। तो वो क्या होता है, जैसे पानी भर दिया, मान लो रेडिएटर के अंदर पानी या कोई भी कूलेंट, कूलेंट तो नाम सुना होगा ना, गाड़ियों के sir. अंदर कूलेंट डालते हैं। तो वो कूलेंट का क्या रोल होता है बेटा, वो कूलेंट जैसे गाड़ियों के अंदर हीट एब्जॉर्ब, इंजन जब चलता है कंबशन होते हैं उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो हीट लार्ज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, बोलो। यस सर। तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, तो वो उसको ठंडा करने के लिए उसमें रेडिएटर में पानी डाला जाता है। लेकिन मान लो पानी डला हुआ है रेडिएटर के अंदर और वो व्हीकल हिली एरियाज में चला जाए जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो क्या हो जाएगा उससे? इंजन जाम हो जाएगा। इंजन जाम हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए क्या करते हैं कि वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड, water plus ethylene glycol mixture is used in car radiators. Water plus ethylene glycol is mixture is used in कार रेडिएटर्स। कार रेडिएटर्स के अंदर ये मिक्सचर यूज करेंगे हम। तो क्या होगा इसकी वजह से? बिकॉज इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। सर हाँ बेटा। सर कई बार गर्मियों में हीट हो जाता है, इस वजह से रेडिएटर काम नहीं करता ना। हाँ हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो रेडिएटर के अंदर वो पानी जो होता है वो भी गर्म हो जाता है। यस सर। समझ गए बात? बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? यस सर। उसके बाद एक रास्ट मेथड होता है। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के पेपर में, आईआईटी में कई बार पूछा हुआ है रास्ट मेथड। रास्ट मेथड के अंदर क्या होता है, कैम्फर यूज में लिया जाता है। कैम्फर जानते हो? कपूर। हाँ, यस सर। कैम्फर। तो कैम्फर जो होता है इसकी हाई के एफ वैल्यू होती है। कैम्फर की जो के एफ वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो इसलिए मतलब ये कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जैसे ज़्यादा मोलिकुलर मास हैं जिनका, जैसे नेप्थलीन, एंथ्रासीन। नेप्थलीन क्या होती है, नेप्थलीन बॉल्स देखी होंगी ना, यस सर। उसका ये फॉर्मूला होता है एंथ्रासीन का। एंथ्रासीन का ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या काम आती है, ये इनकी जो मोलिकुलर मास है उससे कैलकुलेट किया जाता है। बिकॉज ये क्या हो जाते हैं, ये दे गेट इजीली सॉल्युबल इन, दे आर इजीली सॉल्युबल इन कैम्फर। कैम्फर के अंदर उसके मोल्टन स्टेट के अंदर इजीली घुल जाएंगे। तो इजीली घुल जाएंगे तो इनसे यूज में लिया जाता है के एफ वैल्यू, इसकी हाई के एफ वैल्यू की वजह से इनके मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए। देयर मोलर मास इज कैलकुलेटेड। ये प्रॉपर्टी है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बताओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां तक कोई डाउट हो तो किसी बच्चे को? नो सर। सर ये क्या है, एंथ्रासीन? क्या बेटा? नेबुलिन के बाद क्या लिख रखा है सर? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन है बेटा ये, ठीक है। यस सर। उसके बाद लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है अपने पास, ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ ऑस्मोसिस क्या होता है? वो विल डिफाइन ऑस्मोसिस। सर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पानी का। पानी का फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज
ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। देखो मैं पहले कुछ जनरल डिफरेंसेस बताता हूँ तुम्हारे को ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में। सुनी होंगी ना ये टर्म्स यस यस सर। सर। छोटी क्लासेस में। बस देखो आप लोग ही बताओगे इसमें डिफरेंसेस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। बताओ ऑस्मोसिस क्या होता है। सर व्हेन वाटर इज of moved from higher particles from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. दोबारा बोलना बेटा एक बार। The movement of water molecules from higher concentration to a lower concentration through a semi-permeable membrane. हाँ तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे बोल सकते हैं कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। Yes, sir. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। Yes, sir. और क्या बोला था तुमने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। Yes, sir. नहीं बेटा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा ये इसमें डिफ्यूजन में। सर इसमें गैसेस मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नहीं गैसेस नहीं बेटा, ये लिक्विड्स में भी होता है सॉल्यूशंस में भी हो जाता है। तो इसके अंदर ये कहेंगे कि हम इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, और इसमें कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी मूव करेगा। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट। देखो ऑस्मोसिस में ये कह सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम, ये बिना एसपीएम के नहीं होगा, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होगी। यस सर। Yes, sir. और डिफ्यूजन में Not required. नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस सुना है नाम तुमने, आरओ घर में जो होता है अपने पास, Yes, सुना है sir. बेटा। यस सर उसमें सर हायर कंसंट्रेशन टू नहीं लोअर आरओ में क्या कंसंट्रेशन। बोल सकते हैं हम कि ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स। रिवर्स्ड। ऑस्मोसिस को हम रिवर्स कर सकते हैं। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड बट डिफ्यूजन Cannot be reversed. दिस कैनॉट बी रिवर्स। डिफ्यूजन कैनॉट बी रिवर्स, डिफ्यूजन को रिवर्स नहीं कर पाएंगे बेटा हम। ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड बट डिफ्यूजन कैनॉट बी रिवर्स्ड। ऑस्मोसिस अकर्स एट स्लो रेट, और डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है। ठीक है बेटा। इसमें मूवमेंट ऑफ, देखो हमने पार्टिकल्स बोला है, पार्टिकल्स मतलब कौन हो सकता है इसमें, सोल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। देखो ऑस्मोसिस सॉल्यूशन के अंदर ही होगा बेटा, अकर्स Only in solution. ओनली इन सॉल्यूशंस। और डिफ्यूजन Occurs in solid, liquid, and gas. वेरी गुड, अकर्स इन गैसेस, लिक्विड
इन ऑल, इन सभी में डिफ्यूजन अकर्स, इन सब में डिफ्यूजन होगा, ठीक है। सर सॉलिड में किस तरह होता है, सॉलिड में कैसे होता है डिफ्यूजन? बेटा जैसे रिडक्शन प्रोसेस देखी है तुमने, तो उसमें सॉल्यूशन में हमने पहले एग्जांपल भी लिखा था कि हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम। यस सर, HPPD। हाँ, वो उसकी सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हो जाते हैं, सबसे पहले डिफ्यूजन होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। यस सर। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, एसपीएम बताओ। सर ये वेसल होती है, ट्यूब टाइप से। देखो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, नेचुरल तो पिग ब्लैडर उसका एग्जांपल है बेस्ट। पिग ब्लैडर इज एग्जांपल ऑफ मोस्ट कॉमन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सबसे गंदा पानी पीता है ना पिग। उसके बाद वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती हैं। आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हम आरओ में लेते हैं, अब आरओ के अंदर पिग ब्लैडर लगाते हैं क्या? नो सर। तो ये इनके अंदर होता है पार्चमेंट पेपर। सर वो गोल गोल होता है वो? नहीं बेटा, कुछ भी हो, वो तो किसी भी तरीके की फॉर्म में हो सकती है। पार्चमेंट पेपर वो जो गोल गोल होते हैं उनके अंदर फिटेड होती है वो, उनको बोलते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन्स। पार्चमेंट पेपर, सेलोफोन मेम्ब्रेन्स और कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। एंड सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये सब आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स हैं जो यूज में ली जाती हैं, ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो कि जैसे ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर पानी मूव करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से अगर बाहर निकलें तो उसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, और अंदर जाए मेम्ब्रेन के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंडो। एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब मतलब when solvent molecules जब solvent molecules comes out of a membrane, मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सोऑस्मोसिस। exosmosis और एंडोऑस्मोसिस when सर solvent कम comes means कम से inside the membrane. हाँ, when solvent molecules comes inside the मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर की तरफ आए तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंडोऑस्मोसिस। Exosmosis. अब देखो इसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मान लो एक शुगर सॉल्यूशन ले लो, इसके अंदर ये अपने पास फनल है, इसमें इसमें ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी इसमें, ठीक है। ये ब्लू ब्लू क्या भर दिया हमने इसमें?
सॉल्यूशन। डिस्टिल वाटर बेटा, ये डिस्टिल। वाटर। और यहाँ पे एक कॉटन का प्लग लगा दिया, दिस इज नोन एज थिस्टल फनल। इसको बोलते हैं हम थिस्टल फनल। और इसके अंदर भरा हुआ है हमने, इसमें शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन भर दो। ये क्या भर दिया हमने बेटा इसमें? शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है इसके अंदर। तो बताओ इसमें ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पे आ जाओ तुम। डेफिनेशन ये थी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जाएंगे थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। तो डिस्टिल वाटर तो प्योर वाटर है, यस सर। तो डिस्टिल वाटर में लोअर कंसंट्रेशन होगी ना बेटा। यस सर। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यूं मूव करेंगे। यस सर। तो ऑस्मोसिस अकर्स, और ऑस्मोसिस होगा तो आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे इसमें? बताओ क्या ऑब्जर्व करोगे आप लोग? सर जो ये जो ये थिस्टल शुगर फनल है, जब इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे तो इसके अंदर जो लेवल ऑफ सॉल्यूशन है वो राइज हो जाएगा। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बाहर डिस्टिल वाटर से इसके अंदर जाएंगे तो लेवल ऑफ सॉल्यूशन ऐसे राइज हो जाएगा या नहीं होगा इसमें? यस सर। ये इतना, दिस लेवल राइजेस, और ये लेवल राइज होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ये कह सकते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यस सर। राइजेस एंड एक्सर्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन है। अब देखो दूसरे तरीके से अपन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है अपने को, इस चैम्बर के अंदर ये यहां पे हमने लगा दी, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहां पे सॉल्यूशन भरा हुआ है हमने। तो ऑस्मोसिस होगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन। यहां पे हमने क्या भर दिया? खाली ओनली दिस इज, ये जो ब्लू से रिप्रेजेंट किया है हमने, ये है सॉल्वेंट ओनली। क्या ये सॉल्वेंट? तो यहां पे हमने पिस्टन लगा रखा है। अब देखो इस सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आ गए, तो और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आ गए, तो अब यहां पे इस कंपार्टमेंट में प्रेशर बढ़ेगा ना? बोलो, सर। बताओ। यस सर। यहां पे इसका प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अरे बोलो। बढ़ेगा Yes, sir. सर। बढ़ेगा Yes, यहाँ sir, पे। बढ़ेगा। मतलब ये मान लो इसमें लेवल, ये एक ट्यूब लगा देंगे इसमें, पिस्टन के अंदर, पिस्टन मान लो अपन इस साइड में लगाएंगे, तो ये इस ट्यूब के अंदर, ट्यूब में लेवल राइजेस कहेंगे ना, लेवल राइज होगा। तो लेवल राइज होगा तो यहाँ पे मान लो तुमने पिस्टन लगा दिया सॉल्यूशन के साइड में, तो इस पिस्टन के ऊपर मतलब कम से कम कितना प्रेशर लगाएं हम
कि यहां से यहां जो सोलवेंट का पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो रुक जाए। नहीं समझे बात? इस पिस्टन के ऊपर हम मिनिमम कितना प्रेशर लगा दें कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, कहां से कहां मूवमेंट है, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड के अंदर जो मूवमेंट है वो रुक जाए, राइट। मिनिमम कितना प्रेशर लगा दें हम, कहां पे, पिस्टन के ऊपर, कौन सी साइड में, सॉल्यूशन साइड के अंदर, सो दैट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स गेट स्टॉप्ड, उसको बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं समझे बेटा? सर समझ गए। देखो यहां पे लेवल बढ़ रहा था, लेवल राइजेस, तो इस जगह पे क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं कि minimum extra pressure that should be applied on piston so that flow of solvent particles towards semi-permeable membrane gets stopped, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए बेटा? कि यहां पे सॉल्यूशन साइड में हम कितना प्रेशर लगा दें, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें कि यहां पे सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में रुक जाए, तो उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बताओ कि यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर लगा दें हम, इसमें हमने बोला है मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर, तो ज्यादा प्रेशर लगा दें तो क्या हो जाएगा? उसमें साइड में लेवल ज्यादा राइज कर जाएगा। मतलब इधर ज्यादा लेवल आ जाएगा या उधर? सर उधर उस साइड में। कौन सी सॉल्वेंट की साइड में? तरफ। सर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की साइड में यहां पे ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं हम, तो मूवमेंट सॉल्वेंट का पार्टिकल अब तो रुक रहा था, और फिर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स और जल्दी फास्ट मूव करेंगे। यस सर। नहीं करेंगे सॉल्वेंट की साइड में? यस सर। तो Yes, sir. इस टेक्नोलॉजी को कहां पे काम में ले सकते हैं हम? रिवर्स ऑस्मोसिस, सुना है नाम रिवर्स ऑस्मोसिस? यस सर सुन। यस सर। तुमने ओस्मोसिस जो RO. आरओ होता है तुम्हारे पास, उस आरओ के ऊपर देखा होगा, लिखा हुआ रहता है आरओ, यूवी, टीडीएस, यूएफ। सर TDS तो वो होता है पानी कितना वो है प्योर। टोटल डिजोल्व सोल्ट्स। टीडीएस का मतलब होता है पानी के अंदर कितने डिजोल्व सोल्ट्स हैं, और आरओ का मतलब क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। और यूवी का मतलब हो गया अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से एक्सपोजर, और यूएफ का मतलब हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस तो क्या करेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन से वहां बाहर भेजेगा, और अल्ट्रा Yes, फिल्ट्रेशन sir. सारी इंप्योरिटीज को फिल्टर कर लेगा, और जो पानी के अंदर बैक्टीरिया आ सकते हैं ना बेटा, यस सर यूवी रेज। हाँ, उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूवी रेज काम में लेते हैं हम, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम, कि when pressure applied on सर इसको piston, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसको बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस को? यस सर। नहीं, रिप्रेजेंट करने का कुछ भी नहीं है बेटा इसके अंदर, वही है ऑस्मोटिक प्रेशर से बस ज्यादा अप्लाई करेंगे, पी से ही कर लो इसको सिंपल, बस व्हेन प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
then flow of solvent particles gets reversed, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आई? यस सर। अब इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टीज है दैट वी विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर। ओके, थैंक यू।